वेलकम टू आवर शो दीपेश भाई। तो दीपेश भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये रहेगा कि आप जिस पोजीशन पर हैं उस पोजीशन पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? चैलेंज एज इफ ऐसा चैलेंज कह नहीं सकते। चैलेंज हम एक्चुअली एज हम ऑपोजिशन साइड में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली चैलेंज कर रहे हैं जो सत्ता में है, उनके कर्म कुकर्म को हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये चैलेंज उनके लिए है। अगर हम प्रभावशाली होंगे हमारे साथ हमारे काम में, तो ये चैलेंजिंग उनके लिए होगा। और चैलेंजेस एज ऑफ ऐसा देखा जाए तो हम जितना मेहनत समा पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ इज अ वे टू सोशल सर्विस। मतलब अभी लोगों ने उसको क्या बना था, जैसा हमारे पहले बात हुआ कि लोगों ने उसको फेम पावर और पैसा के से रिलेट कर दिया है, लेकिन इट इज एन ऑफिशियल वे टू सर्व पीपल। ये फेम पावर पैसा तो ठीक है बाद में आता है, लेकिन इट इज एन ऑफिशियल वे और बहुत पुण्य का काम है अगर हम कर पाएंगे ईमानदारी से। तो चैलेंजेस वही है कि माइंडसेट करना कि हम लोगों की सेवा के लिए इधर आए हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जो लोगों की सेवा के लिए नहीं फेम पावर पैसा के पीछे भाग रहे, उनके लिए हम चैलेंज उनके लिए क्रिएट कर रहे होंगे। हैं। ओके, तो जैसे आपने बताया कि ये फेम पावर पैसा के लिए लोग आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग भी है ना कि जो मतलब शिवसेना जो अपनी जो पार्टी है बाला साहब ठाकरे की, तो वो पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा मतलब रीज़न क्या हो सकता है? आई मीन कहीं ना कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो यंगस्टर्स हैं उनको मतलब मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, लीड नहीं कर पा रहे, उनको ठीक से गाइड नहीं कर पा रहे? क्या रीज़न हो सकता है आखिर? देखो बेसिकली क्या है ना, आज के तारीख में जो शिंदेगढ़ पावरफुल क्यों हुआ है, या फिर हम यूबीटी जो लोग उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ क्यों है, क्योंकि उनको उनका विचारधारा बाला साहेब और प्रबोधनकार ठाकरे और उद्धव साहेब और आदित्य साहेब पर विश्वास है, इसलिए उनसे जुड़े। और वो निष्ठावान कार्यकर्ता है। और हर पार्टी में, नॉट जस्ट शिवसेना, बीजेपी में भी और अन्य पार्टी कांग्रेस, हर जगह पे गट होता है, एक लॉबिंग होती है। तो जिधर सेटिस्फाइड जो लोग रहते हैं वो रह जाते हैं, जो अनसेटिस्फाइड लोग हैं जिनको लगता है ये हम शायद स्कोप नहीं हमारा आगे इनके साथ, तो ये गठबाजी करने में जुड़ जाते हैं और फिर ऐसे गठबाजी हो जाती है। और यही जो पर्टिकुलर लोग हैं, जो अनसेटिस्फाइड लोग हैं, ये दूसरे गठ में जाने की कोशिश करते हैं, जिनका विचारधारा नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। इनको बस जैसा मैंने आपने बोला, पैसा पावर फेम ये नहीं मिल रहा उनको, तो जहां मिलेगा वो आप भागेंगे, वो वाला विषय है। राइट। तो मतलब कल को मतलब जैसे कहते हैं ना कि समय किसी का रुकता नहीं है और समय किसी का भी नहीं होता है। अगर आज किसी और का समय है तो शायद परसों शायद मेरा समय आ सकता है। करेक्ट। तो जब ये समय जब पलटेगा तो क्या वही लोग अगर जब वापस आएंगे तो जो आप लोग की जो पार्टी है शिवसेना की, क्या उन लोगों को एक्सेप्ट करेगी वो टाइम पर? अभी जितना मुझे अभी तक पता है, बहुत लोगों ने कोशिश किया है। जो शिंदे गट में जो हमारे जो पहले के जो 40 एमएलए थे जो हम फुट के वहां चले गए, उन्होंने कोशिश किया कि उद्धव साहब से कांटेक्ट करके वापस आने का बातचीत हुआ। ये इंटरनल बातें हैं। उद्धव साहब ने उनको सीधा नकार दे दिया। उद्धव साहब ने इवन ऐसा भी है कि जब 27 जुलाई को उद्धव साहब का बर्थडे होता है, तब उस दिन पे विशेष देने का कोशिश भी शिंदेगढ़ के एमएलए ने किया है, लेकिन उनके फोन तक उद्धव साहब ने एक बार अपन को जो छोड़ के गया, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के जो भाग गया, वो अपना बंदा नहीं है। जिसने अपने से गद्दारी किया, वो उनको एक्सेप्ट करना अभी एथिकल नहीं है। और आगे भी मुझे नहीं लगता है जो छोड़ के गए, ठीक है, जो नादान थे, जिनको ज्यादा समझ नहीं थे, उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो पर्टिकुलर एक मलिन भावना से दूसरी जगह पे गए, 50 खोखे वाले लोग, उनको एक्सेप्ट करना मुझे भी 50 को मुझे भी उनको एथिकल नहीं लगता उनको एक्सेप्ट करना। खैर, थोड़ा सा आपके पर्सनल क्वेश्चन पर आते हैं कि आपने पॉलिटिक्स कब ज्वाइन किया और मतलब आपको कब ऐसा लगा कि यार मुझे ना मतलब शिवसेना ही ज्वाइन करना है, मतलब बाला साहब ठाकरे की पार्टी ही ज्वाइन करनी है? एक्चुअली मेरे डैडी 1991 में प्रथम नगर सेवक मीरा भाईंदर के थे, और शिवसेना के तभी आउट ऑफ 40-45 नगर सेवक मीरा भाईंदर नगर पालिका में ओनली 4 नगर सेवक शिवसेना के थे। वो 4 नगर सेवक में से मेरे एक डैडी थे, और वो प्रथम नगर सेवक पेंकरपाड़ा के थे, मीरा भाईंदर महापालिका के, और शिवसेना से थे।
तो वो मैं जन्म से, मतलब मेरे जन्म होने से पहले वो शिवसेना के नगर सेवक हो चुके थे। ओके। तो मैं पैदा ही शिवसैनिक हुआ हूँ, तो वो आइडियोलॉजी वहां से आई है। और बाला साहेब, प्रबोधनकार ठाकरे या उद्धव साहेब, आदित्य साहेब, इनसे हम हमेशा, मैं बचपन से इंस्पिरेशन लेते आया हूँ। और बचपन से मेरा सपना था कि मैं आदित्य साहब के साथ काम करूंगा, और वो मुझे बाय डैडीज ग्रेस, मतलब डैडी के पुण्य से हमको वो मिला है। क्योंकि डैडी ने, मेरे फादर ने आनंद दिघे साहब के साथ भी काम किया है, और उनकी एक अलग स्टोरी है, उनकी एक अलग पूरा सामाजिक लाइफ है। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। तो और हमेशा ये जो सीनियर लीडर्स है उनको देख के मैं इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ा हूँ। और शिवसेना ये, बिकॉज अभी आपको एवरी हिंदू हो या मराठी हो, जो उस बाला साहब का उस टाइम का है, वो हर कोई शिवसैनिक ही है, और हर किसी की आस्था बाला साहब से है। तो इसलिए हमें अच्छा, ये एक आपने भी जस्ट बोला कि वो हिंदू हो या मराठी हो, तो ये मतलब क्या मीनिंग है इसका? क्योंकि जो भी लोग देखेंगे कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन तो जरूर करेंगे कि हिंदू मराठी क्या अलग है। अभी देखो, एक तो मराठी जो है ये इंडिजिनियस लोग हैं यहाँ के, ये भूमिपुत्र है। जैसे मैं भूमिपुत्र, आगरी कोली, मैं भूमिपुत्र हूँ, मैं मराठी हूँ और हिंदू भी हूँ। और जो हिंदू है, जो गैर मराठी है, उनको कनेक्ट करवा, अगर बीजेपी को किसी ने ऊपर उठाया महाराष्ट्र में, जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ है बीजेपी का, उनको अगर उनके आइडियोलॉजी को किसी ने अपलिफ्ट किया है तो बाला साहब ठाकरे ने किया है। Okay. जिस टाइम को हिंदुत्व को विरोध किया जाता था, जिस टाइम को हिंदुत्व को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, तब भी बाला साहब ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और हिंदुत्व को अपनाया। तभी जाके बीजेपी को कोई पूछ रहा नहीं था, तभी जाके बीजेपी को लोगों ने एक्सेप्ट किया। वरना लोग कांग्रेस के साथ ही थे पहले से। तभी के बहुत लोग भी जो आज बीजेपी में, तभी वो कांग्रेस में थे। और ये आइडियोलॉजी, ये जो हमारा आइडियोलॉजी है, ये हिंदुत्व नहीं कहूंगा, ये महाराष्ट्र धर्म है। महाराष्ट्र धर्म ऐसा धर्म है कि ये हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। राइट। और ये संतों की नगरी है, ये महापुरुषों की नगरी है। महाराष्ट्र में इन्होंने कभी जातिवाद, भेदभाव, भाषावाद ये नहीं हुआ है। ये अगर होता है तो कोई अपमानित करता है जातिवाद को तो वाद होता है। कोई भाषावाद पे, कोई अगर मराठी नहीं बोलना चाहता है तो वाद होता है। मतलब एक सेइंग है, भाषेचा संवाद घडावा, वाद नको घडायला। म्हणजे संवाद घडावा, वाद नको घडावा, वाद न घडवता संवाद घडावा। म्हणजे हम वाद न करते हुए संवाद बढ़ाना चाहिए, तो ये होगा। अगर हम अपने आसपास के लोग से मराठी में बात करेंगे तो वो भी मराठी में हमसे बात करेंगे, लेकिन अगर वो अपमान करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। तो उधर जाके वाद आता है कभी भी। और महाराष्ट्र धर्म में हमेशा हर किसी को एक्सेप्ट किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पगड़ जातियों को एक साथ लेके हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया है। वैसे ही महाराष्ट्र में हर जाति प्रांत, हर किसी को एक्सेप्ट किया गया है। पैन इंडिया में आप देखो, ये आपको महाराष्ट्र जैसा ऐसा जो पुरोगामी विचारधारा का राज्य कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम आज खुशी से एक दूसरे के साथ जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और धर्म, इन सबको साइड में रख के हम आगे बढ़ते। मतलब हम इंसान को इंसान की तरह देखते और उसके कर्म पे उसको तोलते हैं, ना कि उसकी जाति पे या धर्म पे। यही है महाराष्ट्र धर्म और यही है हमारा हिंदुत्व, बहुजनवादी हिंदुत्व धर्म, महाराष्ट्र धर्म। खैर, तो ये इनकी विचारधारा है, मतलब खास करके महाराष्ट्र को लेके। और मतलब मैं खुद बड़ा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब इस तरह की भी सोच है अभी भी। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने लगभग 20-22 लोगों से मैंने बातचीत किया रहूँगा। बहुत सारे कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ आउट ऑफ पॉलिटिक्स के भी लोग हैं, लेकिन कभी इस तरह की कभी बातें सुनने के लिए नहीं मिली। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ना कि जैसे कभी आप बाला साहब से मिले हैं? नहीं, मेरे उतना कभी सौभाग्य नहीं हुआ। उद्धव साहब से? उद्धव साहब से मिला बहुत बार। तो मतलब मैं तो कभी मिला नहीं हूँ वैसे किसी भी बड़े पॉलिटिशियन से। जिस तरह का मतलब उनका बैकग्राउंड है, जब आप उनसे मिले तो मतलब उनका क्या ऑरा कैसा रहता है वहाँ का? देखिए, मैं बहुत एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं बोलूँगा, एक सामान्य व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा। उनको जब आप मिलते हो, आप जब भी कभी देखते हो, वो आप उनको देख के आपको लगेगा ही नहीं कोई बाला साहब ठाकरे के, मतलब वो एक
होता है ना एटीट्यूड लेके चलते हैं कि हम इनके इनके पुत्र है, ये एक व्यक्ति ही बहुत अलग है। मैं ऐसा कहना नहीं चाहूंगा, संत बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन वो बहुत संयमी, बहुत शांत और बहुत काम और बहुत मतलब वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। वो कितने भी कार्यकर्ता आसपास आए, कितने भी लोग आए, सबको ग्रीट करते हैं। वो कभी किसी को मतलब सबको वेलकम करते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं अरे अभी भले ही उनको शायद लेट हो रहा होगा, किसी अन्य जगह जाना होगा, लेकिन अचानक से 10 15 20 50 लोग आ गए, उनको मिलने की इच्छा होगी तो वो रुक जाते। ऐसा नहीं कि चलो अपने को घाई हो रहा है। तो हर किसी को इम्पोर्टेंस देना मैंने उनसे देखा है कि हर किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। हर किसी को वो उनके आंखों में भावना होती है कि एक आशीर्वाद छोटा अपने से, मतलब मैं जब जाता हूँ तो मैं ऑब्वियसली बहुत छोटा हूँ उनसे, मतलब मैं उनके आधी उम्र का हूँ, 31 हूँ मैं तो, और वो 60 प्लस है। तो वो एक आशीर्वाद की भावना से ही हम जैसे जूनियर्स को देखते हैं, और उनके जो है उनके साथ वालों को भी उतना ही मतलब इक्वल वैल्यू देते हैं सबको। किसी को बड़ा या छोटा ये वैल्यू नहीं होता है। अब जब मतलब उनसे जब मिले होंगे जब भी, तो कभी कुछ उनसे सीखने की कोशिश किया आपने, या फिर अगर कुछ सीखा भी तो क्या सीखा है आपने उनसे? उनसे यही है कि आज के यूथ में वो नहीं है, संयम, पेशेंस, ये सीखने लायक है। मतलब लाइक जितने हम्बल रहो लोगों के साथ, हाँ, उतना बेटर। बेटर है, बेटर है। हम्बल रहेंगे सही रहेगा। खैर, अब हम आते हैं मीरा भाईंदर की टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर में जिस तरह का अभी वातावरण बना हुआ है, एनवायरनमेंट जिस तरह का बना हुआ है, जिस तरह का अभी इलेक्शन भी पास में आ रहा है, तो मतलब कितना प्रेशर होता है पार्टी को लेके, लोगों से कनेक्ट होने से लेके, और मतलब जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, किसी और दूसरे टीम में जा रहे हैं, दूसरे पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो वो कितना प्रेशर होता है कि यार मेरे पास जितने भी लोग हैं इनमें से कोई नहीं जाना चाहिए, और जो जा रहा है तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज होता है? नहीं, मैं जीरो प्रेशर, मेरे लिए कुछ प्रेशर नहीं है। एक्चुअली मुझे पहले से पता चल जाता है कोई अगर हमको छोड़ के, पास्ट में कुछ गिने चुने लोग हैं, अगर मैंने मेरे खुद कार्यकाल में, मैं जब से जिलाधिकारी हुआ है, मतलब युवा सेना जिला प्रमुख जब से पद मिला है, मेरे कार्यकाल में मैंने अराउंड 94 पदाधिकारी नियुक्त किए। और उससे पहले जो थे और उसके बाद थे, उसी को बहुत एक हाथ के मुट्ठी में गिनोगे उतने ही लोग अपने छोटे, मतलब किसी के बताने से वो दूसरे पार्टी में चले गए, मतलब शिंदेगढ़ में गए या कहीं और गए। तो मैं उनको रोकता नहीं है, सीधा है, आपको सही लग रहा है आप करो। कैसा है ये अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल लेन देन बहुत होता है पॉलिटिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सत्ताधारी पार्टी के साथ बैठे हो, सत्ताधारी पार्टी में रहोगे, तो आपको कुछ सत्ताधारी सत्ता में होने की वजह से पैसा, पावर, फेम वो इजीली आपको मिल जाता है, और हम सत्ता में नहीं है तो हम उनको दे नहीं पा रहे। तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि उनको मदद कर पाए, और शायद वो सामने वाली पार्टी उनको मदद कर पा रही है पैसा, फेम, पावर के लिए। तो मैं उनको बोलता हूँ आपको रहना है रहो, जाना है जाओ, मेरा कोई प्रेशर नहीं होता। जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, वो मेरे हैं। जो जाना चाहते हैं वो एनी टाइम जा सकते हैं, जो आना चाहते हैं वापस, दरवाजा खुला है, आ जाओ वापस, पर मलिन भावना लेके मत आओ, खुले विचारों के साथ आओ। बाला साहेब, प्रबोधनकार ठाकरे, उद्धव साहब, आदित्य साहब के विचारों को साथ लेके वापस आओ, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वही है, अगर सेवा करना है तो हमारे साथ रुको, मेवा खाना है तो उधर जाओ। खैर, आगे बढ़ते हैं। कभी जैसे जब वोटिंग वगैरह कुछ होता है, ऐसा मतलब बहुत बार सुनने में आता है कि जब वोटिंग का जब टाइम आ रहा है जिस तरह से, और जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो खास करके शिवसेना यूबीटी जो पार्टी है, उन्हें उन लोगों का वोट मिल रहा है जो सिंपत्ति दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये मतलब ये ट्रूथ है? आई मीन लोगों का जो ये सोच है कि ये एक सिंपत्ति की वजह से मतलब उनको वोट मिल रहा है, ना कि उनके काम की वजह से, अपने ही एरिया के चाहे अपने ही मीरा भाईंदर के जो लोग हैं उनका मतलब इस तरह की बातें होती रहती है। तो आप इस बात से कितना अग्री करते हो? नहीं, ये सिंपैथी वोट्स नहीं है, ये वोट्स बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग, उद्धव साहब, ऐसा नहीं कि उद्धव साहब आज बाला साहब के बाद डायरेक्ट उद्धव साहब आए, अचानक 2 साल ही हुए उद्धव साहब भी एक 50 साल का, उनका 40 साल का राजनीति है, उन्होंने भी किया है, लोगों ने उनसे भी इंस्पिरेशन लिया, और उनके बारे में, उनके काम करने की शैली भी लोगों ने देखी है। और खास करके कोरोना काल में हर कोई बोल रहा है, ये मतलब हम नहीं बोल रहे, ये पूरा भारत बोल रहा है कि कोरोना काल में
बेस्ट अगर किसी ने काम किया है तो उन्होंने मैनेजमेंट, एक होता है पार्टी, वो एक्सपीरियंस कहाँ से आया उनके पास? पार्टी को उन्होंने बाला साहब के बाद उन्होंने जो पार्टी को मैनेज किया, ये जो एक्सपीरियंस उनको आया आफ्टर 2012 बाला साहब के निधन के बाद, ये जो पार्टी मैनेजमेंट स्किल्स उनके पास था, उसकी वजह से ये महाराष्ट्र मैनेजमेंट पॉलिटिकल, जब ये मंत्रिमंडल को मैनेज करना, कोरोना के काल में इतना आपातकालीन परिस्थिति में सबको सब कुछ पहुंचाना, ये जो मैनेजमेंट था ये उधर से आया है। तो ये स्किल्स लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति मतलब सब कुछ मैनेज बैठे बैठे कर पा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि घर पे बैठ के हो रहा है, उनके साथ हो रहा था, वो क्या हो रहा था लोगों ने पूछा नहीं, वो खुद मनके के प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, खुद मेडिकली ये थे, लेकिन फिर भी सेवा कर रहे थे, लोगों के काम में जुड़े वो भी हुए। एडमिट थे ना वो टाइम पे एडमिट थे, इसलिए वो घर से बाहर नहीं आ पा रहे थे या वो थे, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट स्किल्स था उसकी वजह से सब कुछ, मतलब जो लीस्ट अमाउंट ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ कोरोना अगर इंडिया में कहीं हुआ है तो महाराष्ट्र में हुआ है, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट स्किल्स। उसको देख के लोग, वो काम को देख के लोग, कोरोना का टाइम पीरियड को जो काम देखा है, और लोगों ने जो अभी अभी ये जो कोस्टल रोड का वगैरह काम देखा है, ये मुंबई महानगर पालिका ने बनाया हुआ कोस्टल रोड है। उसके बाद जब सत्तांतर हुआ, ये लोग ने क्रेडिट खाना चालू किया। कोस्टल रोड जैसा विषय है, मुंबई महानगर पालिका कर सकती है, एक महानगर पालिका, स्टेट ने नहीं किया है, ना ही सेंट्रल ने किया है। कोस्टल रोड इतना करोड़ों का व्यवहार जो व्यक्ति, जो महानगर पालिका कर सकते, जिसकी लीडरशिप उद्धव साहब ने किया है, तो वो काम को देख के ही कर रहे हैं ना लोग। राइट। कभी ऐसा हुआ है दीपेश भाई कि जैसे आप युवा सेना जिलाधिकारी पोस्ट पे है, राइट, तो कभी ऐसा कभी आपको फील हुआ है कि आप मतलब कोई मतलब काम करने के लिए जा रहे हैं, और जिन किसी की भी यहाँ पर गवर्नमेंट है, चाहे जो भी कॉरपोरेटर्स हैं, कभी उनका प्रेशर आया है आपके ऊपर किसी नेगेटिव पॉइंट को लेकर, खास करके? टू बी ऑनेस्ट नहीं आया है कभी नहीं, बिकॉज शायद मैं सीधी से ऑनेस्ट बात बोलूँगा, मैं अगर एक न्यू मतलब मेरा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड नहीं होता, मुझे डैडी की वजह से एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला है, अगर वो उनका लेगेसी में नहीं होता, मेरे पास नहीं होता, तो लोगों ने एक्चुअली उनका रिस्पेक्ट जो है, उनको जो रिस्पेक्ट देते हैं लोग, वो मुझे मिला है। उनकी पुण्याई मेरे पे आई, उनको जो पुण्य उन्होंने जिंदगी भर जो कमाई, वो मेरे को देके गए, तो उसकी वजह से लोग, उनकी वजह से मुझे कोई मेरे रास्ते में आड़ा नहीं आता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। कोई मेरे डैडी ऐसे खतरनाक ऐसा कुछ ये नहीं थे, पर जैसा आपने, वो उनका एक और ही ऐसा था कि वो हर कोई उनको रिस्पेक्ट आउट ऑफ, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर जन्म से लेके उम्र के 14वें उम्र से लेके आखिरी तक सिर्फ लोगों के बारे में सोचा, लोगों के लिए काम किया, आखिरी सांस तक लोगों के लिए ही काम किया, और जो पुण्य उन्होंने कमाई वो मैंने मेरे अपने आंखों से देखी है। नहीं उन्होंने कभी मुझे अपने जबान से उन्होंने खुद नहीं बताया, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्होंने आके बताया, रे तुम्हारे पापा ने हमारे लिए ये किया, तुम्हारे पापा ने हमारे लिए वो किया, ये सब कर पे। तो उनकी जो पुण्याई उन्होंने जो कमाई थी, वो मतलब मैं बर्डन नहीं बोलूंगा, लेकिन वो मेरे को देखे गए, तो बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे गए, तो उसकी वजह से मुझे कोई भी हो, मीरा भाईंदर में कितना भी बड़ा नेता हो, कोई भी बड़ा मोटा शाना हो, वो मेरे आड़ा नहीं आता है उनकी वजह से। और आने का कोशिश भी करेगा ना, तो मेरे डैडी मेरे को सक्षम बना के गए, हम देख लेंगे जो करने का। लेकिन मतलब जिधर लोगों का फायदा है मैं उधर खड़ा हूँ, जो लोगों का नुकसान करेगा मैं उसके आड़ा खड़ा रहूंगा, भले वो कोई भी पार्टी हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, ना ही वो ब्यूरोक्रेसी का आदमी हो या कहीं का भी सरकारी आदमी हो, अगर वो किसी सामान्य व्यक्ति के आड़ा आता है, मैं उसके आड़ा खड़े रहूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति, जैसे कोई भी जो भी लोग यहाँ के जो रहवासी हैं, अभी जो मान के चलिए कुछ लोग आपसे कनेक्टेड नहीं है, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है और आपको ये चीज़ें मतलब बहुत बाद में पता चल रहा है, या फिर आपको तुरंत पता चल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो आप जाओगे उनके लिए, जो आपके सपोर्ट में नहीं है पर फिर भी? नहीं, देखिए मैंने मेरे डैडी से क्या सीखा है ना, देखिए मेरे डैडी ने पूरा जिंदगी चुनाव लड़े हैं, ये मुझे बाकियों ने बताया कि जो एरिया से उनको वोट्स नहीं गिरे, उन्होंने उस एरिया में बहुत सारा काम किया। कोई अपना दुश्मन का आदमी है, मतलब दुश्मन एज इन पॉलिटिकल अपोनेंट है, अपोनेंट का आदमी की अगर कोई आस लेके उनको पता है कि मेरे डैडी वो काम कर सकते, तो उनके पास आए हैं, तो उन्होंने निस्वार्थ भूमिका से उनसे, मैंने देखा है खुद की आंखों से, क्योंकि मैंने
बचपन से देखा है मेरे डैडी, मैं स्कूल में जाने से पहले, मतलब मैं उठने से पहले कभी कभी घर से बाहर निकलते थे, मैं सोने के बाद घर पे आते थे। हम्म। बहुत बार वो घर पे खाना खा रहे होते हुए किसी ने फोन किया, अरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, आधा खाना छोड़ते जाते हुए देखा है मैंने उनको। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, जो मैंने देखा है वही मैंने, ये मतलब वो अपना, इसकी वजह से उनका बहुत सारा हेल्थ का इश्यूज वगैरह आया, भागा दौड़ी बहुत जिंदगी भर किया, उनको बहुत 13 प्रकार का गोली वो 20-25 साल से खा रहे थे, तो फिजिकली उनको बहुत ये सब जो जिंदगी भर की उन्होंने किया है, उसके उसको उनको जो आगे जो सीनियर ईयर्स में उनको थोड़ा सा वो फिजिकली तकलीफ देना चालू हुआ। तो उन्होंने ये किया है, मैंने देखा है और उनसे ही सीखा है मैंने। मैं हर किसी को अपना मानता हूँ, भले ही वो अपने को अपना माने ना माने, मुझे अपना माने नहीं माने, लेकिन मैं उनको अपना मानता हूँ। मैं अपने दुश्मन को भी अपना मानता हूँ, अगर दुश्मन एज इन पॉलिटिकल अपोनेंट हो या कोई भी हो, अगर हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बाहर अगर वो अगर अड़चन में है, समझो वो इधर अड़चन में है, उसके लोग है उसको संभालने के लिए, तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जरूरत नहीं तो मैं वो फालतू में नहीं जाऊंगा। लेकिन आउट ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी अगर वो मुझे कहीं मिलता है और अचानक से मुझे पता चलता है कि मेरा भले वो डायरेक्ट ओपोनेंट क्यों ना हो, अगर वो उसको जरूरत है मेरी, अगर मैं जा सकता हूँ उसको मदद कर पाऊंगा तो जरूर करूंगा। कभी आपको भी ऐसा कभी रात को फोन आया है कि दीपेश भाई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आप आ सकते हमेशा हो आता है, मैं आपको कॉल रिकॉर्ड दिखाऊंगा, रात का ही कॉल रहता है मेरे को। क्या? क्योंकि दिन में कम प्रॉब्लम होता है। हम लोग बैटमैन है, रात को ही जागे रहते। बैड दिन में आया मैं रात को बैटमैन। तो मतलब किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं? आई मीन कहीं झगड़ा हुआ है, चाहे कुछ पुलिस का प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज रहते हैं। देखो हम समाज में रहते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो रात को आते तो अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, दिन में आते अलग टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, तो बहुत भिन्न, मतलब समाज में हर स्तर के लोग हैं। किसी का कोई सोसाइटी का इशू है, किसी का कोई पानी का इशू है, किसी का लाइट का इशू है, कि स्ट्रीट लाइट छोटे छोटे मुद्दे, स्ट्रीट है, कोई बोलता है मेरे घर के बाहर गड्ढा है, और सब चीज मेरे को मैनेजेबल है, मैं सब मैनेज कर सकता हूँ। एक चीज में मेरे को मैनेज नहीं होता है, कोई लड़का मतलब कहीं पे भी किसी स्त्री का अपमान हुआ या छेड़खानी हुई तो वो मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। फिर दिन का 24 घंटे में कोई भी टाइम हो, अगर कोई महिला ने मुझे फोन किया ऐसे ऐसे हुआ है, वो तुरंत जाके उधर जो कार्यक्रम करने का रहता है, हम शिव सैनिक युवा सैनिक अच्छे स्टाइल में जाके करके आ जाते हैं, और मतलब वो छोड़ के बाकी सब मैनेज करते हैं, वो हम लोग मैनेज नहीं करते। हालांकि करना भी चाहिए यार, बिकॉज मुंबई इसी के लिए जाना जाता है कि मुंबई मुझे लगता है कि इंडिया का सबसे एक सेफेस्ट सिटी है। जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया कि दिल्ली से लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि यार हम रात के 2 बजे तक घूम रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये अगर छेड़खानी वाला कुछ भी सिस्टम है तो यार जो भी लोग देख रहे हैं आप भी इसमें पढ़ो और थोड़ा सा हेल्प करो ताकि और भी लोग, ये विचार है ना, ये आइडियोलॉजी है ना, exactly. ये बाला साहब से आई हुआ आइडियोलॉजी है, राइट। ये शिवसेना का मतलब क्या है? शिव सैनिक मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक, राइट। तो हम मावड़ा, अगर मावड़ा की भूमिका में और छत्रपति शिवाजी महाराज की शिकवण है कि कोई भी महिला का अपमान ना हो, कोई महिला अपमानित ना हो या उनके साथ ऐसा गलत काम ना हो, अगर वो हो रहा है तो हम सहन नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए वैसे भाई। फिर वो अपनी बहन हो या किसी और की बहन है, बहन तो बहन होती है, माँ बहन सब सेम रहते। खैर अगर आपको जैसे आप शिवसैनिक के बताया आपने कि जैसे अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि कोई स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए पार्टी में, तो आप कुछ चेंज करना चाहेंगे या फिर जैसे एज इट इज अभी चल रहा है या फिर वैसे ही चलेगा? नहीं, चेंजेस तो देखो ये आउट एंड आउट होता रहता है, और हमको मातोश्री से या सेना भवन से निर्देशन आते रहते हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम वहां से अलॉट होते हैं। हम भी अपना प्लान ऑफ एक्शन रेडी रखते हैं कि ये महीने में हम ये सब करेंगे, पूरे साल भर में ये प्लान्स हम इवेंट्स रहेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सब आधार कार्ड का हो गया, वोटर आईडी का कैंप हो गया, ब्लड कैंप्स हो गए, मेडिकल कैंप्स हो गए, ये सब हम अपने लेवल पे भी करते रहते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, बहुत सारे सामाजिक उत्सव वो सब करते हैं, और ऊपर से भी सीईटी का जो एग्जाम का हमने मॉक टेस्ट लिया, फिर बहुत कुछ ऊपर से भी अलॉट होते रहते हैं, वो भी करते रहते हैं। और कुछ चेंज, ये चेंज कांस्टेंट है, होते रहते हैं, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब खास अपने आप से होता रहता है। मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है कि जो मतलब चेंज किया जा सके। नहीं, हमको फ्रीडम दे रखा है, ऐसा नहीं है कि आपको जो करना है वो करो। ओके। मतलब उन्होंने बोला है कि जो हित में, लोगों के हित में और वो चेंज करने लायक है, आप करो। यहाँ पे कुछ ऐसा बंधन नहीं है, हमने सिर्फ शिव बंधन बांधा है, ये उद्धव साहब ने शिव बंधन बांधा है।
हमको उसका बंधन है, शिव बंधन, उसके अधीन, प्रिंसिपल्स के अधीन रहना है, लेकिन बाकी कुछ बंधन नहीं है। मतलब फ्रीडम है काम फ्रीडम करने है का काम कि का, जैसा आपको जो जो चाहिए वो करो, उस तरह से जहाँ कर पे सकते जो एक्चुअली सही है हो। वो करो। खैर एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं, आई मीन जो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर जो लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, चाहे कुछ लोग ऐसे भी जिनको ज्वाइन तो करना है बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक रीज़न से वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब आप मतलब कैसे मोटिवेट करोगे कि भाई पार्टी आपको ज्वाइन करना चाहिए? पहले तो कैसा है ना, एक पॉलिटिकल, आपको अगर पॉलिटिकली एक्टिव होना है, हम्म। प्रैक्टिकल सेंस में कहूँ, पॉलिटिकली एक्टिव होना है तो आपको टाइम देना जरूरी होता है। एंड पॉलिटिक्स में टाइम देना इज लग्जरी। राइट। आपको उस लग्जरी ऑफ टाइम होना चाहिए। हम्म। अगर आप टाइम दे पाओगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास बिजनेस है, आपके पास आपकी लोगों की बहुत इच्छा है। हमने उस पर भी काम किया है। हमने माननीय आदित्य साहब को हमने एक आइडिया सुझाया है, और वरुण सरदेसाई जी को भी सुझाया है कि हम ऐसे लोग को जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है लेकिन उनको हम अपने में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने मोबाइल ऐप्स का एक आइडिया सुझाया है हम्म। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, कोई लड़की तकलीफ में होगी तो वो हमने उधर जाके पहुंचना चाहिए। तो किसी टाइम पे कभी कभी लड़की फ्रीज होता है, उसको पता नहीं क्या होता है। राइट। तो हमने एक ऐसा ऐप डिजाइन करने के लिए एक आइडिया प्रपोज किया है कि उसमें एक इमरजेंसी अलॉट ऐसा होगा कि अगर हम जेस्चर्स होता है जैसे मोबाइल में, अगर वो जेस्चर्स करेगी तो आसपास के जितने शिव सैनिक है या आसपास पे जो ऐप, वो जो ऐप है उस ऐप का नाम मावला ऐप होगा, मावला ऐप, शिव मावला ऐप। तो ऐप पे आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी वो रजिस्टर्ड ऐप में शिव सैनिक होंगे, युवा सैनिक होंगे या सामान्य लोग हैं जो वो ऐप डाउनलोड किए, उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि ऐसे ऐसे जगह पे जियो लोकेशन पे ये एक व्यक्ति अड़चन में फंसा हुआ है, तो उनको जाके मदद करो। मतलब जो भी रहेगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा तो तुरंत उधर लोग पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लोग जो दिन भर जॉब कर रहे हैं, इच्छा बहुत लोग की होती है सेवा करने की, लेकिन कैसा है, परिवार पहले आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, फिर बाद में जो टाइम मिलेगा उसका देना ही चाहिए, क्योंकि परिवार को संभालेगा वो आदमी आगे जाके समाज को संभाल सकता है। तो अगर उसमें से जाके निकाल के टाइम मिलता है और अगर ये माध्यम हम दे सकते हैं, रख सकते हैं, तो वही है कि अगर उसमें से अगर उससे ही अगर उनको सुख मिल रहा है कि जाके चलो थोड़ा हमने मदद कर लिया, तो वही है। तो यार मतलब जिस तरह मतलब टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, तो उसके लिए तो ये मतलब बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। मतलब किसी भी लड़की को, अगर चाहे कोई भी महिला है और उसे प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ एक शेक करने से मतलब वहाँ के रेडियस में जितने भी लोग रहेंगे पहुँच सकते हैं। खैर ये है दीपेश गावन भाई, जिनसे आज बातचीत हुई। और जो लास्ट वाला जो सिस्टम जो था, एक ऐप जिस तरह से सुझाव किया गया है, और इसके अलावा आपको अगर कोई पॉइंट गलत लग रहा है कि भाई ने कुछ गलत बातें बोली है, चाहे कोई चीज़ों से आप मतलब अग्री नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप मैक्स टू मैक्स शेयर करने की कोशिश करना। मैं चाहूँगा कि यार इनकी जो विचारधारा है, इन्होंने जो चीज़ें बताई है लोगों को, खास करके यंगस्टर्स को, समाज को, जिस तरह से ये काम करते आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि यार सबके पास ये वीडियो पहुँचे। और मतलब जिस तरह का मतलब एक सोच बना के रखे हुए हैं, खास करके महिलाओं के लिए, चाहे लोगों के लिए, वो सब लोगों के पास पहुँचे और इनको जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ बात करते हुए कि जैसे आपने बताया वो ऐप के बारे में, और उसके बाद से लोगों का जो प्रॉब्लम जिस तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी लोगों से बात करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी कुछ ना कुछ सीखेंगे इस वीडियो से, मैं उम्मीद करता हूँ। और फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।